हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिकों का क्रम जो चल रहा था ये विलेन के अणु संख्या गुणधर्म का चल रहा था। चलिए उसी के विषय में और आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम हमारे विलेन के अणु संख्या गुणधर्म, मतलब कि विलेन किस प्रकार के अणु संख्या गुण को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमको दो नए वर्डों से, दो नए शब्दों से परिचित होना है। नंबर 1 शुद्ध विलायक, नंबर 2 अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ये दो लोगों से पहले परिचित होना है, तब हम समझ पाएंगे कि विलेन के अणु संख्या गुणधर्म क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विषय में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भी अगर आप इसके वर्ड पर ध्यान देंगे तो इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष मतलब आप स्वयं समझ जाएंगे। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पित ना हो। बात समझ में? जो वाष्पित ना हो ऐसे विलेय पदार्थों को हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। शुद्ध विलायक क्या होते हैं? शुद्ध विलायक का यहाँ तात्पर्य ये है कि हम जो भी विलायक पदार्थ ले विलेन को बनाते हुए, वो विलायक पूरी तरीके से प्योर होना चाहिए। मतलब कि उसमें दो या दो से पदार्थों का अगर मिश्रण है तो वो समांग होना चाहिए, विषमांग नहीं होना चाहिए। बात समझ में? इसी को कहा गया है शुद्ध विलायक तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब हम देखते हैं कि विलेन के अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब हम किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो शुद्ध विलायक में घोलने पर वो जो हमारा विलेन बन करके तैयार होता है, ये विलेन 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अणु संख्या किसी भी विलेन का अणु संख्या गुणधर्म वह गुणधर्म होता है जिसके प्रॉपर्टी, जिसके गुण हमारे विलेय पदार्थ के कणों पर, उनकी संख्याओं पर निर्भर करता है। बात समझ रहे? ऐसे गुणधर्म को, ऐसी प्रॉपर्टियों को हम लोग कहते हैं विलेन के अणु संख्या गुणधर्म। मेरे कहने का ये मतलब है कि विलेन का एक ऐसा गुण जो विलेन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर, उनके परमाणुओं की संख्या पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करे, ऐसे गुणधर्मों को हम लोग कहते हैं विलेन के अणु संख्या गुण। और विलेन के अणु संख्या गुण में एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि अणु संख्या गुणधर्म में हमारा जो भी विलेय पदार्थ होता है या विलायक होता है, इनकी संरचना पर बिल्कुल अणु संख्या गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं। बात समझ में? तो जैसे हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो वो जो विलेन मिलकर के तैयार होता है वो 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्मों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जिनमें से पहला होता है हमारा परासरण तथा परासरण दाब। परासरण तथा परासरण दाब। एंड दूसरा ये गुण रिप्रेजेंट करता है वाष्प दाब का अवनमन। एंड तीसरा गुण ये रिप्रेजेंट करता है क्वथनांक का उन्नयन। एंड चौथा गुण ये रिप्रेजेंट करता है हिमांक का अवनमन। तो जैसे ही हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलेंगे, तुरंत वो यही 4 प्रकार के जो गुणधर्म, इन्हीं 4 प्रकार के गुणधर्मों को वो रिप्रेजेंट करेगा, हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पहली प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है। क्या होता है पहली प्रॉपर्टी? परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है। चलिए देखिए परासरण क्या होता है। देखिए, तनु विलयनों का सांद्र विलयनों की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। बात समझ में? ठीक।
मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे एज एग्जांपल आप समझिए कि परासरण की घटना होती कैसे। मान लीजिए ये आपने एक बीकर ले लिया, ठीक, और इस बीकर में अभी आपने एक विलेन डाल दिया। वो विलेन मान लेते हैं जो विलेन मिलकर के बना है ये H2O प्लस या Cl का विलेन मिलकर के बना है, ठीक। ये Cl यहाँ पे हमारा विलेय पदार्थ है और जो H2O है ये यहाँ पे विलायक है, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब आप क्या करिए कि बीचों बीच एक अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दीजिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि जैसे हमारे स्किन के ये जो पार्ट हो, जो स्किन का ऊपरी त्वचा होता है, आप देखते हैं कि जब हमारे शरीर में जब गर्मी होती है तो गर्मी से क्या होता है कि त्वचा से पसीने बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि त्वचा में रोम छिद्र पाए जाते हैं। तो एक्चुअली एकदम इसी जैसे हमारे त्वचा में है कि रोम छिद्र में से पसीना जो है बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार की एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसमें बहुत छोटे छोटे लगभग रोम छिद्रों के आकार के सूक्ष्म सूक्ष्म से छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। बात समझ में? तो हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ले लेते हैं, ये हो गया हमारा अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब आप क्या करिए, ये जो विलेन आपका बना हुआ है, इस विलेन को आप एक साइड में, बीकर के किसी एक साइड में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि मान लिया हमने ये डाल दिया विलेन, विलेन यहां तक भर गया, इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण भी उपस्थित हैं। तो अच्छा, अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक विशेषता ये भी होती है कि जो हमारा विलेय पदार्थ होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलेय पदार्थ के कण विस्तृत नहीं हो पाते, गुजर नहीं पाते, जबकि जो विलायक के कण होते हैं आसानी के साथ गुजर जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद हमारा ये जो विलेन है, इस विलेन से जो विलायक के कण है, किसके कण? विलायक के कण धीरे धीरे निकल करके ये जो खाली साइड है, इसी खाली साइड में आने लगते हैं। तो यहाँ खाली और खाली विलायक के कण उपस्थित होने लगते हैं। तो ये जो घटना हो रही है, इसी घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। बात समझ में आई? किसी विलयन से शुद्ध विलायकों का पृथक होना अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, तो परासरण की घटना समझ में आई? किसी विलयन से शुद्ध विलायकों का अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक होने की घटना को परासरण कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कि परासरण दाब क्या होता है, किसे कहते हैं परासरण दाब। देखिए, जब हम अभी मैंने बताया ना आपको कि परासरण की घटना में आप एक बीकर ले लो, बीकर के मध्य में एक आप अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा करके बीकर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसके बाद आप किसी एक पार्ट में आप एक विलेन डालिए, तो विलेन में से आप देखेंगे कि जो विलायक के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ठीक, तो अच्छा, विलायक के मॉलिक्यूल उस विलेन से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन अगर वो अवस्था वैसी ही बनी रहने दिया जाए, मतलब जैसे बीकर हो गया, ये लग गई अर्ध पारगम्य झिल्ली, यहां डाल दिया आपने विलयन, कुछ देर बाद आपने देखा कि विलायक जो है वो यहां इस भाग में पृथक होकर के आ जा रहा है। ये जो है विलायक फिर से चाहता तो क्या अर्ध पारगम्य झिल्ली में से फिर विलयन में नहीं जा सकता था? जा सकता था, लेकिन यहां पे विलायक को जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण की घटना से पृथक हो जाते हैं, उन्हें पुनः विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर एक दाब लगता है, और इसी लगाए गए दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा ये होती है कि किसी विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी विलयन से पृथक हुए विलायक के अणुओं को पुनः विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में? अच्छा, हम किसी भी अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलेंगे तो ये पहला गुण हमको देखने को मिलेगा। बात समझ में? अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ये तनु विलयनों के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलेंगे तो पहली प्रॉपर्टी हमको यही देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग परासरण दाब कहेंगे। परासरण दाब क्या होता है? शुद्ध विलायक
अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी विलायक का विलयन से पृथक हो जाए और उसी विलायक को पुनः विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पे लगाए गए दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक। इसके बाद अगले जो प्रॉपर्टी है, अगला जो गुणधर्म है अणुसंख्यक गुणधर्मों का, ये है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। चलिए, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि वाष्प दाब क्या होता है और अवनमन क्या होता है। देखिए, अवनमन का मतलब होता है कमी। बात समझ में? अवनमन का मतलब होता है कमी। अब हमें यह समझना है कि वाष्प दाब क्या होता है। चलिए देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव तथा उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में उत्पन्न हुए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर से देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव तथा उसके वाष्प दाब के मध्य की जो साम्य की अवस्था होती है, उसी साम्य की अवस्था में जो हमारा, अच्छा साम्य की अवस्था का पहले मतलब समझ लिया जाए। देखिए, कोई भी द्रव वाष्पित कब होती है? जब उसे ताप दिया जाता है। जब उसे आप टेम्परेचर देते हैं तो वो वस्तु क्या करती है? वाष्पित होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वाष्पन की प्रक्रिया में जो हमारे जल के मॉलिक्यूल रहते हैं, ये गैस बनकर के भाप का रूप लेकर के उड़ने लगते हैं। फिर से जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो धीरे धीरे वही वाष्प के कण जब ठंडे होने लगते हैं तो द्रवण का रूप लेने लगते हैं, मतलब फिर से वो द्रवित होने लगते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि द्रवण की संख्या वाष्पन की संख्या के बराबर हो जाती है। यही जो अवस्था, इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं साम्य की अवस्था। तो किसी ताप पर किसी द्रव का जो द्रव और वाष्प के मध्य की साम्य की अवस्था होती है, उसी अवस्था में उत्पन्न हुए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। अब हमको यह देखना है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, मतलब वाष्प दाब की कमी कैसे होती है। तो जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब जो हो जाता है, इसमें कमी आती है। अर्थात मेरे कहने का यह मतलब है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, यह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से घट जाता है। देखिए कैसे घटता है, समझिए जरा। ये अभी आपने ले लिया शुद्ध विलायक, ठीक। अब इस शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दो। जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोला, तुरंत जो पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, अब उसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसी कमी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जब तक कि आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में नहीं घोला था, तब तक तो वो शुद्ध विलायक था। लेकिन जैसे ही आपने उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोल दिया, तुरंत वो विलयन बन जाता है। तो जो वाष्प दाब का अवनमन होता है, ये वाष्प दाब का अवनमन जो हमारा शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, जैसे ही किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलोगे, तुरंत क्या होगा कि जो हमारा विलयन होगा, इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो विलायक के वाष्प दाब में जितनी की कमी आती है, उसी कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब के अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO हो, ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो, PO हो, तथा जो विलयन है उसका वाष्प दाब PS हो, तो PO माइनस PS, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को ही हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर PO माइनस PS। अच्छा, अब इसी वाष्प दाब के अवनमन से ही संबंधित एक और प्रॉपर्टी हम देखने को पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जरा परिभाषा इसकी सुनिए। वाष्प दाब के अवनमन, अब जब भी वाष्प दाब का अवनमन नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में PO माइनस PS आना चाहिए।
बात समझ में? आपके दिमाग में जैसे ही कहा जाए कि वाष्प दाब का अनुमान, तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए पीओ माइनस पीएस। पीओ क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पीएस क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होता है। तो अब जरा देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान क्या होता है। जो शुद्ध विलायक है हमारे और जो विलयन है, इनके वाष्प दाबों का अंतर यानी पीओ माइनस पीएस और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और अब जरा देखिए वाष्प दाब का अवनमन अर्थात पीओ माइनस पीएस तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माने पीओ के अनुपात को हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? देखिए वाष्प दाब का अवनमन अर्थात पीओ माइनस पीएस तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अर्थात पीओ के अनुपात को हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये थे अब तक के हमारे दो प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म। शेष अणुसंख्यक गुणधर्मों को कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।